आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ लेते हैं कोरम के बारे में। कोरम किसे कहते हैं? एक कोरम को कहते हैं हिंदी में गण पूर्ति। गण पूर्ति। अब इसकी जो चर्चा की गई है आर्टिकल संख्या 100 में की गई है। गण पूर्ति की चर्चा आर्टिकल संख्या 100 में की गई है। अब गण पूर्ति कहते किसे हैं? अब देखिएगा, किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, यदि उस सदन में जो सदस्यों की संख्या है वो 1/10 उपस्थिति नहीं होती है, तो इस कंडीशन में लोकसभा में तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे उस कार्रवाई को रोक देंगे, और राज्यसभा में जो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो उस सदन की कार्रवाई को रोक देंगे। कहने का तात्पर्य यह है, सदन में कोरम का होना बहुत ही जरूरी है। अगर सदन में कोरम पूरा नहीं होता है तो इस कंडीशन में कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। समझ में आया? आप इसको देखिए, इस प्रकार से समझिएगा। लोकसभा, राज्यसभा, इसमें सीटों की संख्या 245 है, इसमें 545 है। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ देखिएगा, अगर किसी भी सदन की कार्रवाई शुरू होनी है, उसमें जैसे मान के चलिएगा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होनी है, ठीक है ना, तो इसमें 1/10 यानी 245 का 1/10 भाग उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो इस कंडीशन में, क्योंकि राज्यसभा की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन होते हैं? इसमें सभापति होते हैं, ठीक है ना। तो 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तो सभापति इस सदन की कार्रवाई को रोक देते हैं। तो 245 का 10% होता है आपका लगभग 25। समझ में आया कि नहीं आया? यानी 25 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से हम लोकसभा में देख लेते हैं। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। अब यहाँ पे इसका 10% होता है आपका 55, ठीक है, यानी कि 55 सदस्यों का होना अनिवार्य है। अगर नहीं होते हैं तो लोकसभा में जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं सदन की कार्रवाई को रोक देंगे। इसी प्रकार से राज्यसभा में अगर सदस्यों की संख्या 25 नहीं होती है तो सभापति सदन की कार्रवाई को रोक देंगे। समझ में आया? आप दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान चलिए कोचिंग में 100 बच्चे हैं, ऑफलाइन कोचिंग में 100 बच्चे पढ़ने आते हैं। अगर किसी दिन बारिश की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से विद्यार्थियों की संख्या आती है 2 या 3 बच्चे पढ़ने आते हैं, केवल 2 या 3, तो उस कंडीशन में क्लास संचालित नहीं की जाएगी, ठीक है ना। अगर मान चलिए कोरम पूरा होता है यानी 20-22 बच्चे आ जाते हैं तो क्लास शुरू हो जाएगी, 15 बच्चे भी आ जाते हैं क्लास शुरू हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर कम आते हैं, यानी इसमें कहा गया है कोरम से अगर उपस्थिति कम होती है तो इस कंडीशन में सदन की कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। कहने का तात्पर्य, 1 किसी भी सदन की अगर कार्रवाई प्रारंभ करनी है तो उस सदन में सदस्यों की संख्या 1/10 भाग उपस्थित होना चाहिए। कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग उपस्थित होना अनिवार्य है। राज्यसभा में 1/10वां भाग 25 हो गए, लोकसभा में कितने हो गए? 545 का 10% निकालोगे 55 हो गया। अगर इतने सदस्य होते हैं तो कार्रवाई चलेगी, नहीं तो स्थगित कर दिया जाएगा कार्रवाई को। अब आगे देखिएगा, अब हम देख लेते हैं ड्राफ्ट किसे कहते हैं और बिल किसे कहते हैं और एक्ट किसे कहते हैं। ड्राफ्ट किसे कहते हैं, बिल किसे कहते हैं, एक्ट किसे कहते हैं। देखिए, इसके बारे में आर्टिकल संख्या 107 में वर्णन दिया गया है। 107 में दिया गया है किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने की विधियां, ठीक है ना, किसी विधेयक को प्रस्तुत करने की विधियां, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा, किसी विधेयक को प्रस्तुत करने की विधियां हैं, आप लोग लिख लेना, ठीक। अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहले बनता है ड्राफ्ट, इसी को हम कहते हैं मसौदा, ठीक है। जो मसौदा को जो तैयार करते हैं वो करते हैं मंत्री, ठीक है, या सचिव भी कर सकते हैं, यानी कि अधिकारी कर सकते हैं। अब मसौदा तैयार हो जाएगा, कोई भी विधेयक लाना है तो सबसे पहले उसकी ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट बनता है उसका, यानी ड्राफ्टिंग होती है, ठीक है। मसौदा तैयार होता है, पूरा मसौदा तैयार होगा, उसके बाद या तो वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है ना। मान के चलते हैं कोई मसौदा तैयार होता है तो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत हो गया, ठीक है। जब लोकसभा में प्रस्तुत होगा तो सबसे पहले उस पर क्या की जाएगी? चर्चा की जाएगी, है ना, बहस की जाएगी। उसके बाद में मतदान किया जाएगा। अगर मान चलिएगा नॉर्मल है, साधारण मतदान होना है तो 1/2 भाग, और विशेष
बहुमत से पारित होने वाला विधेयक होगा तो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, मतदान के बाद मान के लिए पारित कर दिया गया, उसके बाद फिर दूसरे सदन में जाएगा, उसमें भी यही होगा, चर्चा होगी, बहस होगा, मतदान किया जाएगा। अगर पारित हो जाता है तो उसे वो कहलाएगा बिल। क्या कहलाएगा? बिल, यानी कि विधेयक कहते हैं। इसके बाद जाता है राष्ट्रपति जी के पास, और राष्ट्रपति जी इस पर साइन कर देते हैं तो बन जाएगा आपका क्या? एक्ट, यानी कि कानून बन जाएगा। क्या बन जाता है? कानून। ठीक है, अगर राष्ट्रपति साइन नहीं करते हैं तो कानून नहीं बनेगा। समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो, जैसे CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। CAA इससे पहले क्या था? CAB, सिटीजन अमेंडमेंट बिल। ठीक है ना, जब राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए फिर बन गया एक्ट, CAA। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे हम देख लेते हैं आर्टिकल संख्या 108, क्योंकि आर्टिकल संख्या जो 108 है इसमें संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। किसकी बात की गई? ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, 108। अब हम देखते हैं संयुक्त अधिवेशन किन किन परिस्थितियों में लाया जाता है। पहला तो हो गया, अगर पहले किसी भी सदन ने सुझाव दिया, उस सुझाव को दूसरा सदन मानने से इनकार कर दे तो इस कंडीशन में लाया जा सकता है। पहला तो क्या है? यदि किसी भी सदन ने सुझाव दिया और उस सुझाव को दूसरा सदन मानने से इनकार कर देता है तो उस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। दूसरी कंडीशन, कोई भी विधेयक है किसी भी सदन में पारित हो गया, यानी कि पहले सदन में पारित हो गया और दूसरे सदन में पारित नहीं हो रहा है, ठीक है ना, या दूसरे सदन ने उसे 60 दिन तक रोक के रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि दूसरा सदन 60 दिन से अधिक या 60 दिन से रोके रखा है। यानी कि पहला पॉइंट तो यही है कि एक सदन ने सुझाव दिया, उस सुझाव को दूसरा सदन मानने से इनकार कर दे। दूसरा पॉइंट, पहले सदन से पारित हो गया है, दूसरा सदन उसे पारित ना करे। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि पहले सदन ने पारित कर दिया है, दूसरा सदन उस पर कोई भी प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा है, यानी कि 60 दिन से अधिक का समय हो गया है, वो रोके रखा हुआ है। ठीक है, तो इस 3 कंडीशन पे क्या लाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, कंडीशन पता लग गई। अब बात हम कर लेते हैं संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है। ठीक है, ज्वाइंट सेशन को जो बुलाने का अधिकार है, बुलाते हैं वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। ज्वाइंट सेशन को कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। अब प्रश्न बनता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। ठीक है, स्पीकर वो वाला नहीं बजाने वाला, इनको कहते हैं लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको स्पीकर कहते हैं। अब देखिएगा, अब इसमें जो पलड़ा भारी रहता है वो रहता है किसका? लोकसभा का। वो कैसे रहता है देखिएगा, ठीक है, राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 245 है और लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। 545 और 245 को हम ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, हाँ 7 ही होगा। ठीक, अब यहाँ देखिएगा 790 संख्या होगी टोटल। अब इसका हम 50% करेंगे, 395 हो गया। अगर मान चलिएगा किसी भी विधेयक को पारित करना है तो 50% से अधिक वोटिंग हो जाती है। अब यहाँ देखिएगा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है, और यहाँ पे पारित होने के लिए कितना वोट चाहिए? 395 चाहिए, अगर कोई भी साधारण विधेयक है तो इस कंडीशन में जो दबदबा होगा वो किसका होगा? लोकसभा का होगा, क्योंकि यहाँ पे सदस्यों की संख्या क्या है? अधिक है। दूसरी बात, अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और उन्हें पता लग रहा है कि यार राज्यसभा का ये सांसद है, ये पक्ष में वोट नहीं डालेगा, उसको वो क्या कर सकते हैं?
टर्मिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि उसको कुछ सदन के लिए, कुछ दिनों के लिए निष्कासित भी कर सकते हैं अनुशासनहीनता पर, ठीक। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो बिल होता है, विधेयक, वो पारित संभवतः लोकसभा के फेवर में ही जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, यानी बाहुबल अधिक है, ठीक है। और पारित करने के लिए कितने मत चाहिए? 395, और टोटल यहाँ लोकसभा कितने? 545, यानी विपक्ष का भी साथ होना चाहिए। समझ में आया? अब प्रश्न आता है कि अब तक ज्वाइंट सेशन कितनी बार बुलाया जा चुका है, ठीक है। अब उसे हम और देख लेते हैं। देखिए, जो ज्वाइंट सेशन है अब तक कुल 3 बार बुलाया जा चुका है, ठीक है। पहला बुलाया गया था 1961 पे दहेज उन्मूलन के मामले पर, दूसरा 1978 पे बैंकिंग सुधार के मामले पर, तीसरा 2002 में यानी पोटा यानी आतंकवाद के विरुद्ध। अब यहाँ देखिएगा 3 बार बुलाया जा चुका है, 3 बार। पहले तो नॉर्मली प्रश्न यही बनेगा, संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया जा चुका है। तो संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया जा चुका है। अब लिख लेते हैं कब कब? 1961 में, 1978 में, 2002 में। 1961 में दहेज उन्मूलन के मामले पर, दहेज उन्मूलन कहते हैं, उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त होना। 1978 बैंकिंग सुधार, बैंकिंग सुधार के मामले पर। बैंकिंग सुधार में पहले क्या होता था कि आप दूसरे विंडो से कैश जमा करोगे और दूसरे पैसे से दूसरी विंडो से आप, यानी कि एक विंडो से आप पैसा जमा करते थे और दूसरी विंडो से आप पैसा निकालते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब एक ही विंडो में आप पैसा जमा कर सकते हो और उसी विंडो से आप पैसा निकाल भी सकते हो, विड्रॉल भी कर सकते हो, ठीक है। अब 2002 में था पोटा यानी आतंकवाद, है ना। देखिए, ये पोटा वगैरह जो मैंने आपको निवारक निरोध अधिनियम आर्टिकल संख्या 22 ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है ना। इसकी वीडियो आपको पॉलिटी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो क्रमबद्ध तरीके से वीडियो को देखिएगा, आपको इजीली पॉलिटी समझ में आपको आ जाएगी, ठीक। अब यहाँ समझिएगा, हालांकि जो यहाँ से जिन्होंने वीडियो देखी समझ में उनके भी आएगा, लेकिन जो पिछली वीडियो मैंने डाल चुका हूँ तो उनको भी आप देख लेंगे तो आपकी एक अच्छी समझ इसमें विकसित हो जाएगी और ऑल वनडे एग्जाम में आप क्वेश्चन को बना पाओगे, ठीक है ना, चाहे वो CGL का हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिएगा, आप चाहे वो यूपी पुलिस का हो या UPSI का एग्जाम हो। अब यहाँ आगे देख लीजिएगा, हाँ 3 बार बुलाया जा चुका है, 1961, 1978, 2002 में, ठीक है। चलिए अब मैं समझता हूँ आर्टिकल संख्या 108 आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न यहाँ से यही बनेगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाया क्यों जाता है, मैंने बता दिया है। पहला, सुझाव ना माने। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि दूसरा सदन पारित ना करे। तीसरा पॉइंट बताया था कि दूसरा सदन, पहले सदन ने पारित कर दिया, दूसरा सदन उस विधेयक को 60 दिन से ज़्यादा रोक के रखे। उस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन में दबदबा किसका, यानी पलड़ा भारी किसका रहता है? लोकसभा का रहता है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया जा चुका है? संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया जा चुका है। कब कब बुलाया जा चुका है? 1961 में बुलाया गया था, दूसरा 1978 में बुलाया गया था, फिर 2002 में बुलाया गया था। 1961 में दहेज उन्मूलन के मामले में बुलाया गया था और 1978 में बैंकिंग सुधार के मामले में बुलाया गया था और 2002 में पोटा यानी कि आतंकवाद के विरुद्ध बुलाया गया था, ठीक है। अब यहाँ आगे देख लेते हैं, आगे हम देखते हैं 109। देखिए, आर्टिकल संख्या 109 में कहा गया है धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान। अब यहां देखिए कि धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रावधान कौन कौन से हैं। अगर प्रश्न आएगा धन विधेयक की परिभाषा किसमें दी गई है या धन विधेयक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद संख्या है 110। लेकिन धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रावधान किसमें दिए गए हैं, तो आर्टिकल संख्या 109 में। अब देखिए वो प्रावधान कौन कौन से हैं। पहली बात तो यही है कि कोई भी ये जो धन विधेयक होता है लोकसभा में पेश होगा, पहली बात,
ठीक है ना। अब एक चीज और आप लोग ज्वाइंट सेशन पे एक पॉइंट और छूट गया है, उसे भी आप देख लीजिएगा, है ना। मैं आपको बता देता हूं कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो 3 कंडीशन में नहीं बुलाया जाता है। कौन कौन सी कंडीशन में? पहला तो धन विधेयक के मामले पर, ठीक है। दूसरा संविधान संशोधन के मामले पर, तीसरा राष्ट्रपति पर महाभियोग। यानी कि इन 3 कंडीशन पर आर्टिकल संख्या जो 108 है जिसमें संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है, तो इन 3 कंडीशन पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, ठीक है ना। यानी धन विधेयक का मामला हो गया, या संविधान संशोधन हो गया, या फिर महाभियोग की बात हो गई, ठीक है। इसे आप और उसी में ऐड कर लेंगे। अब हम देखते हैं आर्टिकल संख्या 109 धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रावधान। इसमें कहा गया है, अब देखिए कौन कौन से प्रावधान है उनको हम देख लेते हैं। तो पहला तो यही है, कोई भी जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में ही पेश होता है, ठीक है। प्रश्न यहाँ से बनता है, धन विधेयक निम्नलिखित में से पेश होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानमंडल में, ठीक है, या विधान परिषद में, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न बन सकता है। तो धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश होता है। दूसरा, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, ठीक है। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये आप और लिख लेंगे, कौन करते हैं? अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर करते हैं, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब यहां देखिएगा आगे कि जो धन विधेयक होता है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के लाया जाता है। यानी कि धन विधेयक से संबंधित जो धन विधेयक लाया जाता है उसकी अनुमति राष्ट्रपति जी से पहले ही ले ली जा चुकी होती है, ठीक है। यह है राष्ट्रपति की अनुमति के यानी कि राष्ट्रपति से अनुमति से पूर्व ही लाया जाता है ये, यानी राष्ट्रपति से अनुमति ले ली जा चुकी होती है पहले ही। अब इसमें क्या है, इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। क्यों नहीं लौटा सकते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति से अनुमति पहले ही ले ली गई है, ठीक है। अब अनुमति पहले ले ली गई तो क्यों लौटाएंगे? समझ में आया? लौटाना होता तो पहले ही अनुमति नहीं देते, ठीक। तीसरा कि राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, अगर राज्यसभा में मतलब जाता है 14 दिन तक अगर राज्यसभा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती है तो धन विधेयक अपने आप ही पारित हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, 14 दिन में अगर कोई प्रतिक्रिया देती है राज्यसभा या कोई भी सुझाव देता है तो उस सुझाव को लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि कोई भी अच्छा सुझाव होगा तो माना जाएगा, लेकिन सुझाव मानने के लिए बाध्य नहीं है कि आपको ये मानना ही मानना पड़ेगा। समझ आया? यानी कि राज्यसभा का सुझाव लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। समझ में आया? 14 दिन तक अगर राज्यसभा इसे रोके रखती है तो अपने आप ही पारित हो जाएगा। और दूसरा, अगर 14 दिन में कोई भी राज्यसभा सुझाव देती है कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट कर लीजिएगा, तो लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है वो उसमें इम्प्रूवमेंट करें या ना करें। यानी कि उस सुझाव को लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देख लीजिएगा, बस इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे आएगा आपका आर्टिकल संख्या 110, उसमें धन विधेयक की परिभाषा की बात की गई है। अब इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। और मेरा जो समझाने का तरीका है, मैं प्रयास यही करता हूँ कि जिसको पॉलिटी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, ठीक है ना, या जीएस का कोई भी सब्जेक्ट, मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा बिल्कुल इसी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, समझ में, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, ठीक है ना, या चाहे वो हिस्ट्री हो,
या ज्योग्राफी हो, ठीक है ना, तो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको इसी तरीके से पढ़ाए जाएंगे। अब देखिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।